मुझे आंसर की का कुछ एनालिसिस भेज रहे थे, फिर आपने डिलीट कर दिया। देखा था नहीं मेरे को ना ऐसे ऊपर दिखा था, तो मैं कुछ कर रही थी किचन में, तो ना मुझे हंसी आ गई, क्योंकि ना कुछ ऐसा ऊपर जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, बट मैं तब खोल नहीं पाई, कुछ कर रही थी, फिर बाद में मैंने देखा कि ध्रुव का कोई मैसेज ही नहीं है। क्या था, मैच हुए कि नहीं आंसर की इस बार? चारों गलत है मैम। 20 नंबर का नुकसान। देखो वो क्या नाम है हमारी गुड़िया का, यामिनी, वो नए बच्चों को समझा के गई थी कि मैडम के आंसर की लगा ना पूरी गलत होती है। नए बच्चों का टेस्ट कैसा हुआ? हाँ, नए बच्चों से याद आया, नए बच्चे चले गए। मैम ठीक था। ठीक था कृतिका? मैम ठीक था। यस मैम। चलो गुड गुड, वेरी गुड। कृतिका, हमारे पास बहुत सारे हैं, कृतिका है, मनकीरत है, 2 बच्चों के नाम याद हो गया मुझे, ये और मैम प्रभजोत। हाँ प्रभजोत। हाउ वाज द टेस्ट प्रभजोत? मैम ठीक था। चलो गुड 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 गुड। एक्चुअली ना क्या है, अभी मैं वैसे नए बच्चों को सलाह दूं, पुरानों को तो हमने बहुत एक्सपर्ट कर दिया है, पेरेंट्स को एक्सक्यूज कैसे दिए जाए। नए बच्चों के बाद बॉडी एक्सरसाइज था, इसमें ना कंसंट्रेशन टर्म्स ना +1 वाली थी। अब +1 तुमने हेलिक्स से करी नहीं है, तो हमें तो आती ही नहीं थी, तुम्हारा टेस्ट कैसे अच्छा जाता है ना। लेकिन ये बता दूं, अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो +1 की है। मतलब मैं जैसे बच्चे आज पूछते थे, मैम बता दो कुछ पिछला रिवाइज करना है, मैं क्या बेटा है ही नहीं कुछ पिछला, तो मैं क्या बोलूं रिवाइज करना है। तो इट्स ऑल टुगेदर न्यू चैप्टर फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ हेलिक्स, ओल्ड और न्यू। ठीक है, तो अगली बार कोई और एक्सक्यूज ढूंढेंगे या फिर टेस्ट अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एनीवेज, मैम अच्छा आपने बच्चे, तो सही बताई थी आंसर की, वो बाद में क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिया उन्होंने। हाँ उनको पता लगा कि मैम ने जिंदगी में सही चीटिंग बताई करा थी। रही है। मैम ने, ये दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड फेथ। हमें ऐसे बच्चों की जरूरत है। वेरी गुड वेरी गुड। पुरु, मैंने आंसर की ठीक दी थी ना? पुरु, यू डोंट हैव फेथ ऑन टीचर्स, वेरी बैड पुरु। विश्वास करना सीखो बेटा। सब चीज पे विश्वास है आप पे। आंसर की पे फेथ नहीं है, कितनी बड़ी बात बोली पुरु ने। आप पे फेथ है पर आपके आंसर की पे फेथ नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी। पहले आंसर की ना एक्चुअली वही थी, बट बाद में ना हेलिक्स वालों ने क्वेश्चन ऊपर नीचे हाँ कर उनको दिया, पता चल गया था, मैम ने बता मैम दी। हेल्प 16 रिकॉर्ड कर नंबर की देते ना करते वो। हो, जाते 20 है। सही बात है मैडम, 16 की हेल्प करते हैं और 20 बर्बाद हो जाते हैं। चलो जी, फटाफट से देख लो अगर आपका कोई डाउट हो इस पेज पे। अगले पेज पे जा रही हूँ, थोड़ा सा अटेंटिव रहना क्लास में, है ना। कोई डाउट है बेटा फटाफट से पूछ लो, नहीं डाउट है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं डाउट है तो ठीक है, डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। 54। हाँ 54, देखो बड़ा क्यूट था। व्हाट इज नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन? अब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होगा? जहां सोल्यूशन और सॉलिड इक्विलिब्रियम पे होंगे, यानी T1। और देखो जी मैम 57। अगले पेज 57, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। मैं थोड़ा सा और वो करूं, मेरे को छोटा दिख रहा था। Vapor pressure of pure liquid A is 40 mmHg. Vapor pressure of this liquid in solution with the liquid B is 32 mmHg. Mole fraction A की पूछी है, ठीक है जी। तो अब आपके पास, मैम मैं बता देती हूँ, मेरा आंसर 0.2 आया था। नहीं भाई मेरा तो सिर्फ प्योर मैं लिक्विड A का 40 है। 0.8। और हाँ जी, बोलो 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 बोलो, कोई कुछ कह रहा था इसमें। बस मैम 32/40 हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये देख रही थी कि लिक्विड भी है ना दूसरा भी। अच्छा ठीक है ठीक मैम है पहले ठीक है, तुम ही पीएस ठीक सोच रहे हो, ढूंढो मैं था। नहीं सोच रही थी। हाँ इन्होंने चालाकी किया, मिक्स कर दिया ना वर्ड्स, बी ए को इकट्ठा कर दिया। यस मैम। हैरान हो मैं गई। वो हाँ, ऐसा मैम अब आपने मैं ऑफ दिस लिक्विड, हाँ ऑफ दिस लिक्विड ए, मतलब ये होना चाहिए था। बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा। बस मैम अब तो हो ये जाएगा कहा फिर। उसने। हाँ, मैं भी वही गड़बड़ मैं कर ये गई। सोचू कि टोटल मिक्सचर का 32 कैसे आ गया, ये तो बहुत कम हो गया। अब सही में पहले तो लगा इतने न्यूमेरिकल लगेंगे, इतने फॉर्मूला, फिर बाद में जाके देखो यही लगा। यही लगा। हाँ, नहीं मैंने बाई चांस किसी ने पूछा भी नहीं अभी तक, तो आई डिडंट रियलाइज की। और ये बात ठीक है, क्योंकि मैंने कहा यार चलो। और देखो जी, और कुछ इसमें, हाँ अगले पेज पे चलते हैं जी।
नेक्स्ट पेज। मैम एक 74 बताइए। 74 बता देते हैं। अक्षय कैसा टेस्ट था इस बार? मैम इस बार ना मेरे को अच्छा लगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स मेरे सॉल्व हो रहे थे। कॉल्ड इम्प्रूवमेंट, जो आपने पूरा साल मेहनत करके खुद बनाई है, अपने लेवल अपने दम पे काम किया। गुड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ शुगर? शुगर यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जो चीज बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाती है वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करती है। मैम मैंने यही आंसर मार्क किया था, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। एक बार दोबारा चेक कर लेना, आंसर तो 4 ही है। आंसर की में भी 4 है क्योंकि मैंने आंसर की से ही आंसर की लगाई 4 ही है आएगा यहाँ पे। मैम, 4 ही है। चलिए जी। हाँ, नहीं मतलब मैं कह रही हूँ है भी 4 भी, मैंने भी आंसर की जो आपकी हेलिक्स की ऑफिशियल है वहीं से ही लगाई है आंसर की, खुद से नहीं लगाई। इस पेज पे देख लो जी कुछ। 77 अरमान जी, अरे 77 तो पीछे रह गया। 77, हाँ देखो बेटा 77 एक तरीका है कि आप अगर स्लोप देख पाते हो, नहीं तो मेरे वाला तरीका प्योर केमिस्ट्री, हमने ना एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सबके मोल फ्रैक्शन चेक किए। तुम्हें दिख रहा है ये एक्स ए है, ये एक्स बी है, ये एक्स सी है, एक्स डी है, और तुम्हें दिख रहा है एक्स ए सबसे ज्यादा है। एक्स ए सबसे ज्यादा मतलब ए मोस्ट सॉल्युबल है, ठीक है। और दूसरी बात सोचिए अगर हम तो आप ये भी देख सकते थे कि इसका थीटा सबसे कम है, यानी इसका स्लोप सबसे कम आएगा, यानी केएच सबसे कम है। केएच सबसे कम है तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। 76 पे बता दो मैम, एक बार 76 भी बता। 76 मैम। हाँ 76 तो मुझे सुना, एक बच्चे ने कुछ और भी बोला, अक्षिका ने। चलो अभी पहले तुम्हारा सुनते बेटा। देखो 76 क्वेश्चन में ना इट इज असाइनमेंट क्वेश्चन, अगर किसी ने पूछा तो मैंने बताया कि इसको आप अपने फॉर्मेट में पढ़े तो पीएस इज पीए इज इक्वल टू एक्स ए पीए नॉट, ठीक है जी। इट होल्ड गुड फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन कंटेनिंग, यानी पीबी नॉट 0 है, तो आपको एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है जिसमें पीबी नॉट 0, तो यानी सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, दैट इज सेकंड ऑप्शन। और देखो जी मैम 77 प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं? 77 में मैंने ये बोला बच्चे कि आपके पास दो तरीके हैं। एक तो मैंने केमिस्ट्री वाला तरीका लगाया कि मैंने एक कांस्टेंट प्रेशर पे सबकी मोल फ्रैक्शन चेक कर ली, और मुझे दिख रहा है ए की मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ए की मोल फ्रैक्शन ज्यादा है मतलब ए मोस्ट सॉल्युबल है। दूसरा तरीका मैं बता रही थी कि ए का थीटा सबसे कम है तो केएच सबसे कम आएगा क्योंकि केएच है स्लोप, तो केएच सबसे कम आएगा मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। लास्ट पेज, और मैं बंद कर रही हूँ। मैम बोलो मैंने बेटा जी। 85 का ना मैंने आंसर मार्क किया था पर गलत वहाँ पे। किसका गलत, किसका मार्क किया था, क्या मार्क किया था? 85 का थर्ड ऑप्शन ऑस्मोटिक प्रेशर मैम, वो बेंजोइक एसिड जब बेंजीन में ऐड करते हैं। हाँ वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता होता है ना मैम, मैंने वही आंसर मार्क किया था, मेरा गलत लिख किया हुआ है वहाँ पे। नहीं गलत नहीं आ सकता, वही आंसर है उसका। मैम पता नहीं। ध्रुव आप कुछ कह रहे थे, उसका आंसर वही है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। ध्रुव आप कुछ कह रहे थे? यस मैम, मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना इस क्वेश्चन की, उसमें से पूछ रहा था। अच्छा इस टेस्ट की लास्ट स्लाइड दिखा दो तुम्हें। यस लो जी। मैम, यस जो इसमें 84th क्वेश्चन है उसमें ऑप्टिकल रोटेशन वर्ड नहीं कभी पहले सुना, ये बता दो। अच्छा ऑप्टिकल रोटेशन वर्ड आपने हाँ पहले कहाँ सुना होगा, अभी प्लस 2 में सुनेंगे। आपको याद है एक आइसोमेरिज्म प्लस 2 में कराई जाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यस मैम। यस मैम। हाँ तो उसमें ऑप्टिकल रोटेशन वर्ड आएगा, अच्छे से सुनेंगे। तो अभी मैं बंद कर दूं, है ना। चलिए जी, सो फिर से हम अपने भगवान जी का नाम ले लें। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, ठीक है जी। और शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। सॉलिड स्टेट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, ठीक है। और इसमें ना है तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, पर इसमें अच्छी खासी थ्योरी भी है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि आपके क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंचने शुरू हो गए हैं, काफी बच्चों के पास पहुंच भी गए हैं, तो बाकियों के पास भी जल्दी से पहुंच जाएंगे क्योंकि इसमें साइनॉप्सिस की जरूरत पड़ेगी। इनकेस स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच रहा और वो वेबसाइट पे डाल रहे हैं तो आप प्रिंट आउट साइनॉप्सिस का जरूर ले लेना, ठीक है। तो बाकी मैं आपसे पूछ के ही करूंगी साइनॉप्सिस का काम। सॉलिड स्टेट चैप्टर का नेम है, वैसे ये 4 मार्क्स का होता है, मतलब
एज पर बोर्ड एग्जाम। पिछली बार का कोई ब्लूप्रिंट देखेगा तो ये 6 नंबर का दिखेगा। उसका रीजन ये था, मैंने बताया कि पिछली बार काफी चीजें डिलीट हुई थी, बट सुना है कि सीबीएसई ने वो वापस आपके करिकुलम में एज इट इज डाल दी है। तो सबसे पहले इसमें स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, देन पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, जो जहां रेड टिक होते हैं मतलब ये चीजें ऑल इंडिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, फॉर्मूला मेकिंग, बड़ा सिंपल सा क्यूट सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया के लिए। आई डोंट रिमेंबर इस बार किससे क्वेश्चन है, पर अक्सर इसी से आ जाता है, फॉर्मूला मेकिंग से या वो पैरामीटर्स वाला। फिर स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स, डेंसिटी, डिफेक्ट्स, और लास्ट में लिखा है प्रॉपर्टीज। एक्चुअली ना ये टॉपिक ऐसे है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, चैप्टर ही पूरा सॉलिड स्टेट है, पर मैंने बार बार नहीं लिखा है। और ये सारा ना ये डिफेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, ये सब इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है, पर ये क्रैमिंग भी है इसकी, तो थोड़ा सा थ्योरी है। और ये चैप्टर ना +1 की एक्सटेंशन है। आपको याद है +1 में एक चैप्टर होता था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें गैसियस स्टेट था इन डिटेल, थोड़ा सा लिक्विड स्टेट था। इसमें वहां सॉलिड स्टेट भी साथ में ऐड हो गया, मतलब इधर ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, जैसे बच्चों के पास ना बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती है, मैं कहती हूँ भाई यार कितने ध्यान से देखते हैं। जैसे अगर आज की डेट में आपको पूछूं कि बेटा मेरे को बताओ कि मीथेन की शेप क्या है, तो क्या है मीथेन की शेप? टेट्राहेड्रल। पानी की क्या है? बेंट है, एंगुलर है ना, वी शेप है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि क्या कहते हैं NaCl की शेप क्या है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप कहोगे मैम NaCl तो आपने बताया ही नहीं था। NaCl वैसे भी आयनिक सॉलिड है, NaCl में तो कोई वो भी नहीं होता है, क्या नहीं होता है NaCl में, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, हाँ डायरेक्शनल बॉन्ड्स नहीं होते, वेरी गुड। लेकिन उनकी पैकिंग कैसी होती है? उनकी क्यूब टाइप से होती है मैम। क्यूब टाइप से होती है, लैटिस होता है मैम, लैटिस होता है। वाह, काफी चीजें पता है। तो वो सारा इस चैप्टर का है कि कोई, और दूसरी बात मेटल्स, अब कोई कहे सोडियम की क्या है हाइब्रिडाइजेशन, आप कहोगे नहीं, तो फिर सोडियम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि उनके कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका लैटिस कैसा होता है, उनका क्रिस्टल्स कैसा होता है। ठीक है, आई गेस इंडेक्स आपने नोट कर लिया होगा। यस मैम। यस मैम। ओके जी, चलिए जी शुरू करते। सबसे पहले पेज पे ना थोड़ी डेफिनेशंस आएंगी, और वैसे एज सच कोई मतलब याद नहीं करना, बट समझो कि शुरुआत करनी है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते चैप्टर में कि आप सीधा शुरू हो जाओ, आपको डेफिनेशन बतानी है। टॉपिक मैंने उठाया स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। बेसिकली मैं डिफाइन करूं, आप सारे कमरे में बैठे हो, कोई ऐसे पेड़ पे तो नहीं ना लटका हुआ, मतलब पेड़ पे चढ़ के बैठा है ऐसे? नहीं नहीं मैम, No, हम सारे चेयर पे नहीं बैठे नहीं हैं। मैम। अब तो रजाई में भी नहीं बैठ सकते, सर्दियां नहीं है। हाँ वो याद है ना तेरे को, यामिनी वो यश? यस मैम, वो छत पे पड़ता था, घर वालों ने निकाल दिया था। मैं पूछ कोई पेड़ पे चढ़ के तो नहीं बैठा? अच्छा चलो, तुम अपने घर में बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, और तुम्हारे घर में तुम ऑफ कोर्स कमरे में बैठे होंगे, कमरे में 4 दीवारें होंगी। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो दीवार आपको, कोई भी आपकी दीवार आपके कमरे में आपको सामने दिख रही होगी, वो दीवार किसकी बनी हुई है? सीमेंट। सीमेंट के अंदर ब्रिक्स है। अच्छा लक्षित, अगर मैं ये पूछूं आपकी दीवार जो आपको दिख रही है उसके रिपीटिंग यूनिट्स क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ दैट? ब्रिक मैम। ब्रिक मैम। ब्रिक। तो ब्रिक की रेपिटेशन से पूरी दीवार बनी है। जो रिश्ता ब्रिक और दीवार में है वही रिश्ता यूनिट, सेल और स्पेस लैटिस में। सीधी बात मैंने करी, एक ब्रिक की रेपिटेशन से बनता है दीवार, या हम बोले दीवार का स्मॉलेस्ट यूनिट है ब्रिक। यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको रिपीट कर कर करके मैं पूरा स्पेस लैटिस बताऊंगी। स्पेस लैटिस है उस क्रिस्टल का, उस आयनिक कंपाउंड का, उस मेटालिक सॉलिड का क्या स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्पेस लैटिस है। स्पेस लैटिस है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स। 3D में कहीं भी जा रहा है ना, इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, आइस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनका क्या अरेंजमेंट है क्रिस्टल में, दैट इज स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस द regular arrangement of an infinite set of points which I call constant particles in the space is called space lattice. Unit cell is the smallest repeating unit in space lattice which when repeated over and again results in the crystals of the substance. Unit cell smallest repeating unit है जिसको रिपीट कर करके आप पूरा एक क्रिस्टल बना रहे हो। जैसे कि आज मैंने आपके लिए ना ये रख दिया, ठीक है, आप अपने पास कोई भी क्यूबिक चीज जरूर रखना, जब ये चैप्टर चल रहा है ना, कोई भी क्यूब आपके घर में हो उसको जरूर, अब ये है ये रख लो, कुछ भी। जैसे ना अगर आपको दिख रहा है, मैं कह रही हूँ ये ना स्पेस लैटिस है, ये 3D चीज है, ये स्पेस लैटिस है, तो इसकी ये जो छोटी छोटी क्यूब्स आपको दिख रही है इनको क्या बोलूंगी मैं?
यूनिट Unit सेल छोटी छोटी यूनिट सेल्स हैं और इनकी रेपिटेशन से बन गया स्पेस लैटिस। दो शब्द क्लियर हुए। ये पूरा 3D स्पेस लैटिस है, ये छोटी छोटी यूनिट सेल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पार्टिकल्स है ना वो इन यूनिट सेल के अंदर है। ये छोटी छोटी डब्बी हैं। मेरे को किसी ने कहा अच्छा सोडियम की पैकिंग कैसी होती है, मैंने कहा ऐसा होता है, आप ये डब्बी खोलो, सोडियम के अंदर पार्टिकल्स दिखेंगे। तो आपने डिब्बी खोली, आपको ना सोडियम जितने भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनको हम स्फीयर मानते हैं। तो वो मैंने कहा अंदर ना आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। आपने डब्बी खोली, डब्बी में ना पार्टिकल्स ना कॉर्नर पे चिपके हुए। मैंने ग्लू लेके हर कॉर्नर, अंदर डब्बी को खोल के हर कॉर्नर पे मैंने एक एक पार्टिकल लगाया हुआ है। ठीक है जी। तो वो हुए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और जिस पोजीशन पे जैसे मैंने अरेंजमेंट लिया भी वो कॉर्नर पे है, उसे कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। यानी हम यूनिट सेल के अंदर चल रहे हैं। स्पेस लैटिस एक पूरा 3D अरेंजमेंट है। किसका बना हुआ है? यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे पड़े, जैसे मैंने बोला कॉर्नर पे पड़े, तो वो जो पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं लैटिस पॉइंट्स। दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। तो तीसरी टर्म डिस्कस करिए, लैटिस पॉइंट्स। द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स किस पोजीशन पे होते हैं उन्हें लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। मैम बोलो जी। मैम जो आपने ये इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स लिखे इसका मतलब समझा दोगे? इसका मतलब मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि इसको जनरल लैंग्वेज में पढ़ना है। कांस्टेंट पार्टिकल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स को पैक करके फिर वो डब्बियां बना के फिर वो डब्बियों को इकट्ठे पैक किया, वो जो फाइनल अरेंजमेंट बना दैट इज स्पेस लैटिस। ओके मैम। और ये चैप्टर ना जैसे आज मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया, इनफैक्ट मैंने आरपीएस खोलने की कोशिश करी, आपके आरपीएस 1 और 2 ना इकट्ठी बनी हुई है, पर उससे कोई होमवर्क बन नहीं पाएगा। एक्चुअली वो ना शुरू के पेजेस है। जैसे आज आपका सबसे पहला होमवर्क है कि हर बच्चा अपना टेस्ट दोबारा देखेगा। जिनका टेस्ट उनको लगता है कि उनके मुताबिक नहीं हुआ, टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, चाहे एक सब्जेक्ट का चाहे सारे सब्जेक्ट को, मेरी राय है कि आप वो सारा टेस्ट दोबारा अटेम्प्ट करें एंड चेक योर मिस्टेक्स। अगर भी अभी भी कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक रह गई है, कोई पॉइंट रह गया, तो कल आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो। बट आपका एक चैप्टर जो खत्म हुआ है वो अच्छे से खत्म होना चाहिए कि उसके 45 क्वेश्चन। मेरी एक ही हमेशा आपसे रिक्वेस्ट थी +1 से अभी भी, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टेस्ट ऑफ +2, कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इस टेस्ट में 180 आए या 80 आए, मेरे लिए अभी भी तुम बराबर हो। बट व्हाट मैटर इज कि आज के बाद अगर ये 45 क्वेश्चन वापस पूछे जाएंगे तो हम कोई गलती नहीं करेंगे। ये चीज का खास ध्यान रखना। बिल्कुल नीट लेवल का टेस्ट था, एज इट वाज योर फर्स्ट टेस्ट। एक दो क्वेश्चन माड़े मोटे घुमाए थे, अदरवाइज सारा नीट लेवल का टेस्ट बनाया हुआ था। तो आई मस्ट से कि आप इसको जरूर करो। अच्छा जी। और दूसरा काम, अगर आपका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, आपके 170, 175, 176 आई हैं, तो इट इज ओके। फिर आपको टेस्ट नहीं देखना, अपनी गलतियां एक दो बार देखनी है। और दूसरा काम जो सब बच्चों ने कर रहा है वो ना आप सिनॉप्सिस खोलना, शुरू के पेजेस पढ़ना। म्यूट कर ले बच्चे। तो वो जो टेस्ट यानी सॉरी मैं क्या कह रही थी, जैसे शुरू वाले पेजेस है, वहां लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, अमॉर्फस क्या है। हालांकि वो सारा कुछ मैंने पढ़ा ना, बट ठीक है आज फ्री है तो एक बार पढ़ लेंगे, कल से काम शुरू हो जाएगा। चलिए अगले पेज पे। मैम बोलो बोलो बोलो। हम बोलो। स्पेस लैटिस में यूनिट सेल को सबसे छोटा मानते हैं, लेकिन यूनिट सेल के अंदर भी तो सबसे छोटी यूनिट पड़ी है ना, उसको हाँ, क्यों नहीं हम आपने हाँ एक्चुअली क्या है कि यूनिट सेल रिपीटिंग वो है, रिपीटिंग यूनिट सेल वो है। एक्चुअली तो सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, लैटिस पॉइंट्स है, पर लैटिस पॉइंट्स को मैंने एक डिब्बी में पैक करके उन डिब्बियों को पैक किया है ना। जैसे ब्रिक्स के अंदर कुछ है, पर माना तो हमने ब्रिक को है ना, क्योंकि उसको पैक किया। हाँ, यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है, यूनिट सेल के अंदर वो पैक्ड है। एक्चुअली आज और कल पढ़ाने का ना सिस्टम अलग हो जाएगा। स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं जिससे बच्चों को ये समझ आ रहा है कि एक डिब्बी में कुछ पार्टिकल्स डाले, उन पार्टिकल्स से वो डिब्बियां पैक कर करके फिर डिब्बियों को ऐसे लगाया। ये आज के डे की परसेप्शन है जो आपको मिल रही है, पर ये चैप्टर ना 3D इंटेलिजेंस पे बना हुआ है, तो कल आपको और परसेप्शन मिलेगा, तब आपको समझ आएगा मैम क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो इसलिए आज हम बिल्कुल सीधा पढ़ रहे हैं। हम यही मान रहे हैं कि अंदर लैटिस पॉइंट्स हैं और वो लैटिस पॉइंट्स पे कांस्टेंट पार्टिकल्स पड़े हैं। अगले पेज पे जा सकते हैं। यस यस मैम। अब ना हमने क्या करना है, हमने आज यूनिट सेल को पकड़ के देखो, हमारा पूरा चैप्टर ना यूनिट सेल पे जाएगा, जबकि अंदर तो लैटिस पॉइंट्स है, उनको क्या पढ़ना है, वो तो स्फीयर्स ही है ना, एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, वो कैसे पैक है, पैकिंग है, तो इसलिए हम यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अगर मैं आपको कहूं ये कोई भी एक यूनिट सेल ये कैसे शेप किया, तो आप बोलोगे क्यूबिक। क्यूबिक आपको पता होगा जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होते हैं ना क्यूब में, और सारे एंगल्स कौन से होते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। लेकिन
एक्चुअली क्या होता है, सारे दुनिया के सारे सॉलिड्स ऐसे पैक नहीं होते, दुनिया के सारे सॉलिड्स क्यूबिक सिस्टम में नहीं होते। कोई टेट्रागोनल हो सकता है, कोई ट्राइक्लिनिक हो सकता है, कोई ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है। जैसे मैं आप शुरू के पेजेस क्यों कह रही हूँ, उन पे ना इनकी फोटोज बनी हुई है तो आपको शक्ल नजर आएगी। इनमें क्या है, किसी की लेंथ ब्रेथ सेम है पर हाइट अलग है, किसी में 2 एंगल 90 डिग्री है पर तीसरा अलग है। इनको बोला जाता है क्रिस्टल सिस्टम। ऐसे 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उनमें फर्क क्या है, एज लेंथ बोल रही हूँ, लेंथ ब्रेथ हाइट और एंगल्स अलग अलग है। इसके बेस पे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है। इनको एक दिन हम साइनॉप्सिस खोल के वहां से याद करेंगे, इसका पूरा टेबल बना हुआ है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि बेटा यूनिट सेल्स को क्लासिफाई करने का 2 तरीका है। एक तो उनके डायमेंशंस के बेस पे क्लासिफाई करो, डायमेंशन समझो, उनकी लेंथ ब्रेथ हाइट, जिसको यहाँ बोला गया एज लेंथ, और उनके बीच में लेंस के बीच में जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं जैसे क्यूबिक में, उसके बेस पे ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है। ये तो हम कभी भी साइनॉप्सिस से लर्न करेंगे, लेकिन जहां से चैप्टर शुरू हो रहा है वो ये है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स। जैसे अभी आपने मेरी बात सुनी थी, मैंने कहा क्यूब में ना मैंने कॉर्नर्स पे पॉइंट्स लिख दिए, मतलब कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ग्लू से चिपका दिए। किसी बच्चे ने कहा अच्छा मैम क्यों कॉर्नर के साथ साथ ना मैं फेस के सेंटर पे भी रख दूं, मैंने कहा रख दे। तो उसने एक और अरेंजमेंट बना दिया। तो कुछ मॉलिक्यूल्स का, कुछ सॉलिड्स का दुनिया में ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो बेस्ड ऑन लैटिस पॉइंट्स 2 तरह के यूनिट सेल है, एक का नाम है सिंपल और सेंटर्ड, सिंपल और प्रिमिटिव, और दूसरी का नाम है सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव। पहले ना आप ये सिर्फ ये इतना सा वो कर लो, क्या कहते हैं, इतना सा टेबल नोट कर लो। टेबल बस इतना सा ही है, फिर इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मैंने बोला बेटा 2 तरह के, बेस्ड ऑन एज लेंथ्स एंड एंगल्स और बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स। बेस्ड ऑन एज लेंथ्स एंड एंगल्स 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स सिंपल और प्रिमिटिव, और एक मैंने लिखा सेंटर्ड। सेंटर्ड के साथ मैंने अगला वर्ड नहीं लिखा, भूल गई मैं, लिखा है सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव। सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव। अब ना इनको पढ़ेंगे सिंपल, बस टेबल यहाँ खत्म है, हम पढ़ेंगे सिंपल। सिंपल हमेशा एक ऐसे यूनिट सेल को बोल रहा है जिसमें लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे, जिसमें लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे है, वो सिंपल है। अगर कॉर्नर के साथ साथ किसी और पॉइंट पे मिल गई, फेस पे मिल गया, एज पे मिल गया, बॉडी पे मिल गया, तो वो सेंटर्ड होगा, नॉन प्रिमिटिव होगा। पर सिंपल और प्रिमिटिव मतलब सिर्फ लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे है। अगले पेज पे चले। यस मैम। तो सबसे पहले शुरू करें सिंपल और प्रिमिटिव। अच्छा मैंने सुना तुम्हारे पिछले रैंक्स आ गए थे, मतलब वो जो आपका 14 को टेस्ट हुआ ना, आ गया उसके रैंक्स? यस। अच्छा वेरी गुड। फर्स्ट रैंक है इस बैच में किसी का? फर्स्ट रैंक नहीं है? अरे वाह। फर्स्ट 10 में से किसी का रैंक? फर्स्ट 10, फर्स्ट 10 में से तो आना चाहिए था। क्या रैंक्स नहीं पता लगे? 11th है मैम। अच्छा गौरीश 11th है, 10th होगा, देखा नहीं। टॉपर्स कहाँ है? शायद 10th होगा पर अभी देखा नहीं है। अच्छा चलो बताना, मैंने तो किसी और बैच से पूछा ही नहीं, मुझे लगा आपके बैच से पूछते होगे, सबसे बड़े टॉपर्स तो यही है। ऐसा कैसे हुआ? चलो ढूंढ के आऊंगी कहाँ है। Simple or primitive, having lattice points only at corners. For example, example ध्यान से सुनना, मैंने लिखा सिंपल क्यूबिक। इसको एनसीईआरटी एससी लिख रही है, मतलब कई बार आपको लगता है हमारी मैम बहुत शॉर्ट फॉर्म्स यूज करती है, ऑफ कोर्स वो तो करती है, पर एससी नाम एनसीईआरटी है, सिंपल क्यूबिक। अच्छा ये सिंपल क्यूबिक ना दो आपको यूनिट सेल की 2 खासियत बता रहा है, यूनिट सेल के 2 कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। बच्चे कह रहे हैं हमें तो एक ही पता चल रहा है सिंपल मतलब लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे, नहीं वो ठीक है, सिंपल यही बता रहा है कि लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे, पर क्यूबिक ये बता रहा है कि बाय डायमेंशंस ये क्यूबिक सिस्टम है। तो याद रखना, मैंने बोला सिंपल क्यूबिक, आपको 2 बातें बता रहा है, सिंपल लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे,
क्यूबिक, बाय डायमेंशन वो क्यूबिक सिस्टम है। तो कोई बच्चों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, जैसे ना पेपर में आएगा सिंपल टेट्रागोनल, अब आप टेट्रागोनल की फोटो देखना, वो क्यूबिक जैसे ही होता है, थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, पर सिंपल टेट्रागोनल में से भी दो बातें पता चली कि लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे है और बाय डायमेंशंस वो टेट्रागोनल है। अच्छा क्यूब्स बनाने आते हैं, वो जो Yes, क्यूब ma'am. बनाते होते हैं, यस बच्चे कहते भी बड़ी प्रैक्टिस करी है लोअर क्लासेस में क्यूब बनाने की। Yes, ma'am. यस मैम। कौन मतलब किस में करते हो इसकी मैम प्रैक्टिस? एक्टिविटीज होती थी। यस मैम। मैं मैथ में आती होती थी। मैथ में अच्छा मैथ में मैम जो ये डायमेंशन मतलब आप बाय डायमेंशन कह रहे हो, बेसिकली ये शेप ही है ना कि उनकी शेप कैसी है? हाँ शेप ही जैसे 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 अब क्यूबिक सिस्टम है, इसमें सारी एज लेंथ एक्चुअली ना, जैसे आप साइनॉप्सिस खोलोगे वहां ना 7 क्रिस्टल सिस्टम का टेबल बना है, तो क्यूबिक में पता है कैसे लिखा है, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा, यानी उनके बीच के एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसे ना सारे 7 सिस्टम में कुछ ना कुछ अलग है, कहीं ऐसा है A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो हर सबके डायमेंशन अलग अलग है, 7 तरह के डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं नेचर पे। और सिंपल क्यूबिक, हम ज्यादातर 99% चैप्टर हमारा क्यूबिक सिस्टम पे चलता है, तो सिंपल क्यूबिक जिसमें लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ ये लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे है, तो आज कोई खास होमवर्क नहीं बनना क्योंकि कोई खास लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं हो रही, पर अगर मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछूं सिंपल क्यूबिक में कितने लैटिस पॉइंट्स हैं? 8। लैटिस पॉइंट्स मैंने इसे पीटी लिख देती हूँ, नहीं तो किसी बच्चे ने ना एक बार इसे ना लोन पे ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट्स 8 है। अच्छा आपको शायद दिख रहा है क्यूब में हमेशा 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हर कॉर्नर पे मैंने एक लैटिस पॉइंट है, एक कांस्टेंट पार्टिकल रखा है। जो अगली पढ़ाऊंगी ना वो है सेंटर्ड नॉन प्रिमिटिव, कॉर्नर पे हमेशा होगा, याद रखना। वहां मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस मैम। यस मैम। नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड इन एडिशन टू कॉर्नर, अंग्रेजी ध्यान से समझना, इन एडिशन टू कॉर्नर मतलब एक बात तय, कॉर्नर पे तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, देयर आर लैटिस पॉइंट एट सम अदर पोजीशन आल्सो, कॉर्नर्स पे तो है ही है, कॉर्नर के साथ साथ किसी और पोजीशन पे भी मिल सकता है। अब किस किस पोजीशन पे मिलेगा इसके बेस पे बेटा मैं 4 टाइप की यूनिट सेल बनाऊंगी, 4 टाइप की, ठीक है। जैसे फेस सेंटर, जहां फेस पे भी मिलेगा कॉर्नर के साथ साथ, बॉडी सेंटर जो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पे भी मिलेगा, और ऐसे बहुत सारी टाइप्स। So non-primitive or centered, in addition to corner, there are lattice points at some other position also. For example, face centered. In addition to corner, there are lattice points at each face center. और इसकी फोटो बनाऊं मैं। फेस सेंटर्ड, कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेस के सेंटर पे भी है। अच्छा कितने फेस है क्यूब में? 6। टॉप फेस है, ये बॉटम फेस है, ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है, ये लेफ्ट फेस है, ये राइट फेस है, ठीक है। अपने कमरे के छतें, दीवारें, कॉर्नर, फेस, ये सारे अच्छे से देखना बैठ के आराम से, ठीक है। 3D बड़ा बड़ा अच्छा सा चैप्टर है सॉलिड स्टेट ना, ठीक है। तो 6 फेस सेंटर्स है, कॉर्नर पे तो देने ही देने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, साथ में फेस सेंटर्स पे भी देंगे। तो कॉर्नर, हर फेस का सेंटर, टॉप फेस, राइट फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस। अब आगे पीछे कैसे दिखाएंगे, क्योंकि 3D का व्यू 2D में ले रहे हैं, तो बस एक ऐसे सर्कल बना देंगे, एक ऐसे, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते ना, भी एक फ्रंट फेस का मान लो, एक बैक का, और कैसे दिखा सकते हैं। कितने लैटिस पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 12। 8 plus 6 is 14।
चले आगे। 1 मिनट मैम। अच्छा सॉरी, सबसे जरूरी नहीं, सबसे जरूरी बात तो मैं खुद ही भूल गई। इसका एक फोटो बना दी और एग्जाम्पल लिखा नहीं, जो कि बड़ा जरूरी था। नहीं, मैं किसी को नहीं इनवाइट कर रही भाई। ये था फॉर एग्जाम्पल फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको शॉर्ट में एनसीईआरटी लिखती है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये दो बातें हमें बता रहा है। एक तो ये कि हर फेस के सेंटर पे है, और दूसरा बाय डायमेंशन ये क्यूबिक सिस्टम है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी इसको बोलते हैं। एससी सिंपल क्यूबिक, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब चले आगे। मिनिमाइज कर मैम लो जी, मिनिमाइज कर दिया। हाँ जी, बोलो 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 मैम, बोलो बेटा बोलो। इन दोनों में फर्क का फेस तो मैम उसमें भी दिख रहा है। फेस पे लैटिस पॉइंट्स नहीं है ना, फेस तो हर जगह ही दिखेगा, बिना फेस के क्यूब तो बन ही नहीं सकती। हम किस पे, आपने शुरू की स्लाइड नहीं देखी, हम कह रहे थे क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, उसके बेस पे दो यूनिट सेल है, सिंपल और प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड। तो सिंपल में कॉर्नर्स पे ही लैटिस पॉइंट्स मिलेंगे, प्रिमिटिव में सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ किसी और पोजीशन पे भी मिलेंगे, जैसे फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी मिला। लैटिस पॉइंट की पोजीशन के हिसाब से मैम इनके नेम रखें। यस एग्जैक्टली। चलें अब ओके आगे। अच्छा बेटा जी, अब आ गया बॉडी सेंटर्ड। In addition to corner, there are lattice points at body center. There is one lattice point at body center. For example, body centered cubic. अब बताओ body centered cubic से आपको दो information कौन सी मिल रही है? डायमेंशन क्यूब, बॉडी मतलब क्यूब के बीच में पड़ा है एक, बिल्कुल, और एक क्यूबिक है इसका डायमेंशन। और कॉर्नर्स पे तो है ही है, कॉर्नर्स हाँ, के साथ साथ एक बीच में लैटिस बिल्कुल, पॉइंट बॉडी के सेंटर में, बीच में बिल्कुल अपने डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे पड़ा है। ये बहुत सही पकड़ा तुमने कि जहां डायगोनल, ये क्यूब थोड़ी गंदी सी बनी है बट आई होप एडजस्टेबल है। ये ऊपर छत पे नहीं लगा फिर तो फेस सेंटर हो गया, ये जमीन पे नहीं चिपका हुआ फिर भी वो फेस सेंटर हो गया। ये क्यूब के बीच, बॉडी के बीचों बीच। सोचो कोई बच्चा सोच रहा है कि कैसे टिकाया है, वो तुम्हें क्या लेना है कैसे टिकाया, हम तो शेप बता रहे हैं कि बॉडी सेंटर ये होती है, किसी इनविजिबल फोर्स से टिकाया, पर वो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, और बिल्कुल ठीक जहां पे वो डायगोनल्स मीट करें बिल्कुल सेंटर में वो है, बॉडी के सेंटर में वो है। एंड फिर से कितने लैटिस पॉइंट्स हो गए यहाँ पे? 9 हो जाए। 9, क्योंकि 8 तो कॉर्नर्स हैं ही हैं और एक बॉडी के बीचों बीच। अच्छा एक मजेदार बात बताओ, जैसे ना जो वो क्रिस्टल सिस्टम वाला टेबल है जिसको थोड़े दिनों में हम याद कर लेंगे, तो एक टेबल उसके साथ ना एक और टेबल एसोसिएटेड है। उस टेबल में ये बताया किसी क्रिस्टल सिस्टम में कौन सी यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है। जैसे क्यूबिक में दुनिया में हमेशा 3 ही यूनिट सेल है। क्यूबिक में या तो आपको सिंपल क्यूबिक मिलेगा एससी, या आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक मिलेगा एफसीसी, या आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मिलेगा बीसीसी। क्यूबिक में सिर्फ ये 3 यूनिट सेल है, इनके अलावा क्यूबिक में कोई और यूनिट सेल नहीं होती है। लेकिन अब मैं दो और पढ़ा रही हूँ। अब एक बच्चे ने बोला मैम ये तो क्यूबिक में होती नहीं, फिर भी क्यूब में क्यूब बनाए जा रहे हैं। मैं क्या बेटा, क्योंकि क्यूब बनाना सबसे आसान है। हालांकि क्यूबिक में सिर्फ ये होती है, बाकी जो दो पढ़ा रही हूँ, जैसे अभी एक पढ़ाऊंगी एंड सेंटर्ड, वो ऑर्थोरोम्बिक में होती है, पर वो क्यूबिक में नहीं होती। क्यूबिक में याद रखना 3 ही होती है, एससी एफसीसी बीसीसी, एससी एफसीसी बीसीसी, एससी एफसीसी बीसीसी, बॉडी 3 ही होती हैं क्यूबिक सिस्टम में। चलें आगे। वन मोर इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड की डेफिनेशन ध्यान से देखना। इन एडिशन टू कॉर्नर्स देयर आर 2 लैटिस पॉइंट्स, सिर्फ 2 हैं, ऑन एनी 2 ऑपोजिट और ऑल्टरनेट फेस सेंटर। फर्क समझ आया है? तो ये भी फेस सेंटर की तरह, पर व्हेन यू से एफसीसी मतलब सारे फेस सेंटर कवर्ड है, बट व्हेन यू से एंड सेंटर कोई 2 फेस सेंटर कवर है। बच्चे कहते कोई भी अपने मन से कर ले, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, आपको 2 ऑपोजिट कवर करने हैं। जैसे अगर आप टॉप फेस कवर करोगे तो एक फ्रंट फेस पे, मतलब एक टॉप फेस सेंटर पे रख देना, एक फ्रंट बैक फेस सॉरी बॉटम फेस सेंटर पे रख देना, एक या फिर या एक लेफ्ट फेस सेंटर और राइट फेस सेंटर पे रख देना, या एक फ्रंट फेस सेंटर और एक बैक फेस सेंटर पे रख देना। ठीक है जी। तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप द लैटिस पॉइंट्स एट
corners and two opposite face centers. तो ये कॉर्नर और कोई भी फेस सेंटर, जैसे मैंने एक टॉप फेस ले लिया और एक मैंने बॉटम फेस ले लिया। अच्छा ये बता, एक शब्द मैंने यहाँ लिखा ऑल्टरनेट, इसको भी क्लियर कर लो। जब मैं ऑल्टरनेट होता है एक जगह होना एक जगह ना होना। सोचो मैंने ऊपर वाली छत पे रखा है, चार दीवारों पे तो नहीं है ना, ऑल्टरनेट है मतलब, और नीचे है यानी छत पे है पर दीवारों पे नहीं है, तो वो एडजेसेंट तो नहीं बना ना, ऑल्टरनेट बना। ठीक है, जब भी आप दो ऑपोजिट फेसेस पे रखोगे वो हमेशा ऑल्टरनेट बनेंगे। ऑल्टरनेट मतलब एक जगह नजर आ रहा है पर एक जगह नहीं नजर आ रहा, एडजेसेंट नहीं है। और फिर वही बात, कितने लैटिस पॉइंट्स है यहाँ पे? 10। और देखो यहाँ मैंने ऐसा नहीं लिखा फॉर एग्जाम्पल ECC यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। मैंने बार बार बोला क्यूबिक सिस्टम में सिर्फ 3 ही यूनिट सेल्स होती हैं। कौन सी 3? SC FCC BCC। SC FCN BC। एंड सेंटर का मैंने ये बताया भी, चलो ये ऑर्थोरोम्बिक में होते हैं, किसी और सिस्टम में होती है। पर एक मैं बता रही हूँ एज सेंटर्ड, वो तो कहीं भी नहीं होती है, उसको बाद में अलग किसी रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। पर ना मेरा बताने का मतलब होता है कोई हाइपोथेटिकल बना देता है, देयर इज एज सेंटर्ड यूनिट सेल, तो बच्चे को पता होना चाहिए कुछ नहीं है, एज किनारा, हर किनारे पे एक लैटिस पॉइंट रखेंगे। ठीक है, वो मैं अभी बताती हूँ, पहले ये नोट हो गया? यस मैम। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए पुत्र जी। मैम सेकंड टाइप वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। लो जी, थैंक यू मैम। मैम इस पे सेंटर ऑफ मास पे रखा है जो लेटिस पॉइंट एक। हाँ इसको तुम सेंटर ऑफ मास तो मुझे पता नहीं, वर्ड फिजिक्स का होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं हम इसको, जो कि मतलब सबसे इक्वी डिस्टेंस है। एज सेंटर्ड, in addition to corner there are lattice points at each edge center। edge किनारा, कितने किनारे होते हैं क्यूब में? 12। बिल्कुल ठीक, 12 किनारे हैं। किनारा इसको बोलते हैं बेटा एज, किनारा 1 2 3 4 एज, 4 एज, ये वाले, ये नीचे वाले 4, 12 एजेस होते हैं। एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं, 12 एजेस होते हैं। बॉडी सेंटर एक ही होगा जो बॉडी के बीचों बीच है। एक बार लास्ट स्लाइड। बस बच्चे एक बार ये बना लो, आप पहले ये बना लो फिर दिखा दूंगी। और हर एज का सेंटर अपनी कॉपी में खुद से बना लो, यहाँ से देख देख के मत बनाना, फिर कंफ्यूज हो जाते हो। अपनी कॉपी में हर एज का सेंटर पकड़ो और वहां लैटिस पॉइंट दिखा दो। ये देख लो एंड सेंटर्ड वाली देख ली ध्रुव? यस। अब क्या करना है, अभी तक ना हमने एक चीज पढ़ ली कि यूनिट सेल की कितनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट वो पोजीशन है जहां एक्चुअली
पार्टिकल पढ़ा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक टॉपिक करना है बहुत ही मजेदार है, रैंक ऑफ यूनिट सेल यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल जिसका सिंबल होता है Z। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप एक 3D लैटिस की बात करो, ये यूनिट सेल है, ये 3D ये स्पेस लैटिस है, इसमें जो क्यूब्स है ये क्यूब्स एक दूसरे से आइसोलेटेड है या एक दूसरे के साथ शेयर्ड है? Shared. हर यूनिट सेल, देखो अभी तक ना हम एक सिंगल यूनिट सेल ले रहे थे, सिंगल यूनिट सेल है पर वो एक्चुअली तो हमेशा शेयरिंग में होगी ना, यानी सबके साथ एग्जिस्ट करेगी, सबके साथ शेयर्ड है। एक यूनिट सेल बीच में सोचो, बीच में कोई यूनिट सेल है, उसके ऊपर यूनिट सेल, उसके पीछे आगे पीछे हर जगह उसके जगह यूनिट सेल है। तो इसका मतलब जो एक यूनिट सेल का कॉर्नर है, एज है, फेस है, वो बाकी सबसे शेयर्ड है। तो अब यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं, हम भी सबसे शेयरिंग कर करा के इफेक्टिवली उसके हिस्से में कितना आया, दैट इज रैंक। पिछले और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें फर्क क्या होगा, वहां सीधा पूछा जाएगा हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स इन वन यूनिट सेल, पर यहाँ पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशन शब्द का मतलब है कि भाई जो एक कॉर्नर है, एक फेस सेंटर है, एक बॉडी सेंटर है, एक एज सेंटर है, यही 4 चीजें डिफाइन करी, ये कितनी यूनिट सेल से शेयर्ड है, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली पर यूनिट सेल इसका शेयर कितना बचेगा, ये हमने चेक करना है। सबसे पहले ना हम कॉर्नर की बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कोई भी एक कॉर्नर ले लिया, ये कॉर्नर दिख रहा है जिसके ऊपर 2 येलो है और एक ग्रीन और एक येलो, ये कॉर्नर अगर आपको दिख रहा हो, ये कॉर्नर कितनी यूनिट सेल से शेयर्ड है? 4। ठीक है, अच्छा अब 4 से तो ये है ही है, और चारों के ऊपर अगर 4 और यूनिट सेल टिका दी जाए, क्योंकि ये तो मैं बाहर वाले फेस देख रहा हूँ, ऊपर देखूंगी तो इन चारों के ऊपर 4 यूनिट सेल और टिका दो, ये 4 दिख रहे थे, चारों के ऊपर 4 यूनिट सेल और टिका दो, तो फिर वो भी तो उसी कॉर्नर को शेयर करेंगे। 8। तो मतलब एक कॉर्नर कितनी यूनिट सेल से शेयर हो गया? 8 से मैम। 8 से। अच्छा कई बच्चों को ऐसे समझ नहीं आता, अरे देखा मैंने कहा था कई बच्चों को ऐसे समझ नहीं आता और वो पेशेंस भी नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि मैम क्या करिए। मैं क्या दूसरा एग्जांपल लूं, वैसे तुमने अभी अभी ब्रेकफास्ट कर लिया पर कोई नहीं, लंच टाइम पे ट्राई करना। घर पे ब्रेड है ना, ब्रेड लेके 4 ब्रेड स्लाइस रखो, 4 ब्रेड स्लाइस ऐसे रख दो कि 4 ब्रेड स्लाइस लाइक दिस, ठीक है। ये 4 ब्रेड स्लाइस इकट्ठी लगा दी और ये बीच में जैम नहीं है, ये कॉर्नर शो कर रही है, 4 ब्रेड स्लाइस है। आर दे शेयरिंग अ कॉमन कॉर्नर दैट इज रेड? यस। अब क्या करना है, 4 के ऊपर 4 ब्रेड स्लाइस और रख दो। अब बताओ जी, क्या ये चारों ब्रेड स्लाइस, क्या ये चारों ब्रेड स्लाइस भी उसी रेड कॉर्नर को शेयर कर रही है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 4 नीचे थी, 4 ऊपर, और अब कॉर्नर भी बंद हो गया, मतलब 8 से ज्यादा नहीं शेयर हो सकता। तो ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। अब बताओ समझ आया, यस और नो? यस यस मैम। मैम। अच्छा इस चैप्टर की ना बस यही डिमांड है। अब ना क्या होता है, हमें ना 3D, अब हमारा जो स्क्रीन आपको दिख रही है वो 2D है, ठीक है, अच्छा, लेकिन हम 3D की बातें कर रहे हैं। कई बार हमें ना 3D एकदम से समझ आ जाती है, कई बार हमें टाइम लग जाता है और हम ना परेशान हो जाते हैं कि हाय हमें समझ नहीं आया। बेटा तुम्हें समझ आया या नहीं समझ आया, कंट्रीब्यूशन तो जो है सो है, तो अपने आपको ना पैनिक नहीं करना किसी भी स्टेज पे। इस चैप्टर को आप कितना अच्छा बना सकते हो ना, ये ऑनेस्टली आप पे डिपेंड है एज कम्पेयर टू टीचर, ठीक है। आपने याद कर लेना भी कॉर्नर 8 से ही शेयर्ड है, तो वो 8 से रहेगा, वो 9 नहीं हो जाएगा कभी भी, या 7 नहीं हो जाएगा, वो 8 से ही शेयर्ड रहेगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से आपको इसका क्यूब का एग्जाम्पल दिया था। क्यूब के एग्जाम्पल को मैंने कैसे समझाया था, मैंने कहा भाई ये कॉर्नर है, ठीक है, ये 4 से शेयर्ड है, इन्हीं के ऊपर 4 और टिका दो, कॉर्नर बंद हो गया 8। मैंने ब्रेड स्लाइस का एग्जाम्पल दिया, ठीक है जी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप खुद ब्रेड स्लाइस रख के भी देख सकते, ऐसे ही अपने आप को अच्छा लगता है कि हाँ मुझे समझ आ गया। वरना कॉन्ट्रीब्यूशन तो कैसे भी याद करोगे, each particulate corner is shared by 8 unit cell। तो हमारी बात क्या चल रही थी, हमने पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन देखना है, तो पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन आया? 1/8। 1/8। तो याद रखेंगे पर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर की जो आगे जानी है, तो हमने आज याद कर लेना है कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है और पूरा टाइम हम क्यूबिक सिस्टम की बात करते रहेंगे। ये नोट कर लो, बोलो बोलो बोलो। मैम जी मैं मतलब जैसे अब हमने देखा कि ये तो हमने ऊपर लगा दिया उसके, अगर हम इसको अकेले को ले लेते फिर तो उसका 4 ही रहता, 1/4 रह जाता।
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ 4 नहीं रखते, पर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ क्या स्पेस लैटिस में मैक्सिमम यूनिट सेल तो ऊपर नीचे भी शेड होंगे या सारी ऐसे 2D में ही पड़ी है, उसके ऊपर कुछ नहीं रख सकते? रख तो सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो। तो हम तो बीच में कितनी एक मैक्सिमम कितनों से शेड है, हम उसकी बात कर रहे हैं ना। रखने को तो ऐसे तो तुम एक ही ब्रेड स्लाइस रखो, तुम उसके साथ भी 3 क्यों लगा रही हो? फिर तो एक ही हाँ, कॉर्नर। जैसे क्यूब का एक कॉर्नर ढूंढ लिया, हमें एक कॉर्नर लगा लिया अकेला साइड वाला इसका। हाँ ये पढ़ा है, लेकिन पॉइंट मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, आर द यूनिट सेल इन अ स्पेस लैटिस आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर या शेयर्ड या कनेक्टेड विद ईच अदर? तो तुमने बोला कनेक्टेड विद ईच अदर। 3D चीज बना रहे हो, एक ब्रिक इकलौती तो नहीं ना पड़ी है, एक ब्रिक के ऊपर नीचे आगे पीछे ब्रिक्स ही ब्रिक्स है, तो हम 3D में चेक कर रहे हैं ना। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ स्पेस लैटिस बनाया ना, ਜਿਹੜਾ 4 वाला बनाया है। हाँ कि 4 नीचे 4 ऊपर है और हम लैटिस बंद हो गया। और बताओ जी, और कुछ कह रहा था कोई बच्चा? लास्ट स्लाइड दिखा दो। लास्ट स्लाइड अभी दिखा देंगे। अच्छा, अब इसी तरह से ना हमने आगे सोचना है, क्योंकि हमने बोला हमने सारे कंट्रीब्यूशन सोचने हैं, तो इसी तरह से हमने आगे सोचना है। अब अगला क्या आएगा, अगला हम ले रहे हैं फेस। अब सोचो एक फेस, ये एक फेस है, फेस का सेंटर कितनों से शेयर हो सकता है? अब तुम्हें ये एक फेस दिख रहा है, फेस सेंटर, मैंने इसके ऊपर सपोज एक और यूनिट सेल लगा दी, फेस बंद हो गया, तो बताओ एक फेस का सेंटर कितनों से शेयर हुआ? एक से, एक तो है ही और एक इसके ऊपर भी तो आ गया। 2 मैम। ये पड़ा है, इसके ऊपर एक और, ठीक है। आप छोटे छोटे क्यूब्स लेके घर पे ट्राई कर लेते हो, कोई भी अगर आपके पास क्यूबिक चीज है, तो एक क्यूब आपने रखी थी, उसका फेस सेंटर, आपने उसके ऊपर एक और क्यूब रख दी, वो क्यूब भी तो उसी फेस सेंटर को शेयर करी। तो मेरा क्वेश्चन ये हुआ, ईच फेस सेंटर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल? 2 यूनिट सेल। 2 यूनिट सेल, ठीक है। ब्रेड घर पे है, नहीं तो एक पैकेट ले लेना। अब एक ब्रेड रखी, उसमें एक फेस सेंटर है, ठीक है, उसके ऊपर एक और ब्रेड रख दी, फेस तो बंद हो गया, जैम हम सैंडविच बनाते हैं, फेस तो बंद हो गया, तो ईच फेस इज शेयर्ड ओनली बाय 2 यूनिट सेल। तो बात वही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना आया? 1/2। तो each lattice point at face center is shared by 2 unit cell. Contribution of face center per unit cell is 1/2. साथ साथ याद करते जाना, क्योंकि फाइनली हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम फटाफट हमें याद ही है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। अब पूरा बताओ, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई चीज है, तो क्या तुम उसे कोई और शेयर कर सकता है? नो मैम, नहीं कर सकता। जब मैंने जो खा ही लिया वो तो मेरी बॉडी के अंदर है ना, उसे कोई कैसे शेयर कर सकता है? मैं इस कमरे में बैठी हूँ, इस कमरे की दीवारें बाकी कमरों से शेयर्ड है, इस कमरे की छत कमरों से शेयर्ड है, ऊपर भी मंजिल बनी हुई है, ठीक है जी, इसके कॉर्नर शेयर्ड है, इसकी दीवारें शेयर्ड है, इसके फेस शेयर्ड है, लेकिन कमरे के अंदर तो मैं ही बैठी हूँ, मुझे तो कोई शेयर नहीं कर रहा। आई एम इनसाइड दिस रूम, सो व्हाटएवर इज इनसाइड द बॉडी सेंटर, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या रहेगा? 1। वो तो किसी और से शेयर ही नहीं हो रहा, पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल पे ही है ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन, अगर किसी बॉडी के अंदर कुछ है तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1 ही रहेगा ना, 0 का तो कोई मतलब नहीं। मैं तो कह रही हूँ एक यूनिट सेल पे, तो एक यूनिट सेल के अंदर है वो, उसी की बात करें तो उसके अंदर अगर है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1, अगर उसके अंदर कुछ नहीं है फिर तो बात ही नहीं चल रही। हम तो ये बोलेंगे ना, एक बॉडी सेंटर के अंदर पड़ा है तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1 लेना है। अब तक 3 हो गए। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस का 1/2 बॉडी का 1। और एक लास्ट सोचते हैं एज का। ये एज है, ये किनारा है, एज है, ठीक है। आप छोटा एज को बीच वाले यूनिट सेल भी ले सकते हो। ये एज दिख रहा है, ये एज दिखाऊं आपको? Yes, ये एज, ये रेड और ग्रीन के बीच में ये एज, ये किनारा, ठीक है। ये 2 से शेयर्ड हो रहा है, 2 तो दिख ही रहे हैं ना, इस किनारे को शेयर कर रही है। इसके ऊपर भी एक रख देते हैं, इसके ऊपर भी एक रख देते हैं, एज क्लोज हो जाएगा। तो फिर ये कितनों से शेयर्ड हुआ? 4 ठीक है जी, 4। वही ब्रेड स्लाइस रख के देख लेना, ठीक है जी। आपने 2 ब्रेड स्लाइस रखी, एक एज शेयर हुआ, उसके ऊपर 2 और रखी, उन्होंने भी उसी एज को शेयर कर लिया, तो एज का कंट्रीब्यूशन 1/4, बिकॉज ईच एज सेंटर इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर पर यूनिट सेल इज 1/4। एक बार मैं बोलती हूँ, फाइनली आपको ये 4 बातें याद रखनी है। कॉर्नर 1/8, फेस सेंटर 1/2, बॉडी सेंटर 1, एज सेंटर 1/4। किसी को कोई डाउट है मैं जरूर बता देती हूँ, बोलो मैम। बोलो कौन बोल रहा है? मैम वो फेस सेंटर वाले में डाउट था। फेस सेंटर वाले में डाउट है? अब हमने डाउट पूछना चाहते हो या मैं दोबारा क्लियर कर दूं? मैम अगर हम ब्रेड की एग्जांपल ले तो उसके नीचे भी होगा
बट अगर हाँ तो नीचे वाला फेस सेंटर है ना, ऊपर वाला नहीं है। मैं वही पूछना था, मैं अगर क्यूबॉइड में लेंगे तो वो उसके अंदर आ जाएगा। फेस सेंटर, पहली बात फेस सेंटर किसी के अंदर नहीं आया, फेस सेंटर फेस का सेंटर है, ये फेस है, ये फेस का सेंटर है। इस पूरे को आप एक क्यूब मान लो, एक यूनिट सेल मान लो, तो ये इसका फेस सेंटर है। फेस सेंटर फेस पे पड़ा हुआ है, अंदर नहीं है, अंदर वाला तो बॉडी है। अब ये फेस सेंटर है, मैंने इसके ऊपर एक और यूनिट सेल लगा दी और इसका फेस सेंटर और इसका फेस सेंटर ये शेयर हो गए, यानी इट इज ओनली वन यूनिट सेल, यानी इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब फेस सेंटर को अगर हम विंडो मार ले, 2 कमरों की एक कॉमन विंडो नहीं होती जैसे? सही है कि 2 कमरों के कॉमन विंडो होती है, पर 2 से ज्यादा की नहीं होती ना। यस मैम। हाँ चलो खैर, जिसका भी डाउट था उसको क्लियर हुआ। यस मैम। मैं ना वैसे एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ना ये जो हमारा ये चैप्टर है ना, ये ना 3D इंटेलिजेंस पे बेस है। और हर बंदे की 3D इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हर बंदे की 3D इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो कि वो, और हम समझा भी 2D में रहे हैं और तुम्हें कह रहे हैं ऐसा सोचो ऐसा सोचो ऐसे सोचो, तो और थोड़ा हो जाता है। बट एक चीज है, आप शांत रहो, ठंडे रहो, तुम्हें समझ आया या नहीं समझ आया, हाउ डज दैट मैटर। जो ट्रूथ है दैट कैन नेवर बी चेंज। हमने सीधी 4 लाइनें याद कर ली, सारे याद कर लो। कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूशन, 1/8 फेस का 1/2 कंट्रीब्यूशन, 1/2 बॉडी का 1/2 कंट्रीब्यूशन, 1/4 एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन। 1/4 आपा इसको आगे यूज करके z निकाल लेना है। हमें मतलब आप अगर पैनिक होगे, हर चीज पे टेंशन लोगे, तो एक आसान सा दिखने वाला चैप्टर मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब ना ये हमने भी कंट्रीब्यूशन समझाए थे, अभी z नहीं समझाया। अब मैं वापस बताती हूँ, z पता है क्या बेटा, इफेक्टिवली कितने पार्टिकल्स हैं, और ये बड़ा आसान है। अब मैं आपको z लिख के दिखाती हूँ, जैसे कि z फॉर सिंपल क्यूबिक। अब अपने लिए याद करो, सिंपल क्यूबिक में कहाँ है पार्टिकल्स? कॉर्नर्स पे है, कितने क्यूबिकली कॉर्नर्स डायमेंशनल। हैं? कितने कॉर्नर्स पे हैं? 8 कॉर्नर्स और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। आंसर 1 आ गया। अब बात को समझो, पेपर वालों ने पूछा सिंपल क्यूबिक में कितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं एक यूनिट सेल में, तुम्हारा आंसर था 8। उसने पूछा सिंपल क्यूबिक में पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स आए हैं, तुम्हारा आंसर है 1। क्योंकि वो जो 8 तुम्हें कॉर्नर दिख रहे थे, वो 8 के 8 यूनिट सेल से शेयर्ड है। बेचारे एक के हिस्से में तो 1/8 आया, हर एक का 1/8 लेके बेचारा बना 1। आगे चलते हैं, Z फॉर बीसीसी ले लेते हैं, बीसीसी, Z फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक में, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, कहाँ कहाँ पड़े हैं पार्टिकल्स? कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर 40। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। बिल्कुल ठीक है, कॉर्नर्स। आपको सिर्फ अभी अभी अगर आपको कंट्रीब्यूशन याद कर लिया ना आपने, मैं समझने की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा आपने कंट्रीब्यूशन याद कर लिया ना, और आपको ये पता है कि कहाँ कहाँ लैटिस पॉइंट्स हैं, तो आप जिसका मर्जी z निकाल सकते हो। और एक पॉइंट था जो बॉडी सेंटर के बीचों बीच, और बॉडी का कंट्रीब्यूशन 1 है। तो व्हाट इज z फॉर बीसीसी? 2। मैं बार बार 2 बातों में फर्क समझा रही हूँ। किसने पूछा एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट्स हैं? आपका आंसर है 9। किसने पूछा एक बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हैं? दैट इज 2। इफेक्टिवली उसके हिस्से में कितना है? चलो जी, अब z निकालते हैं फॉर एफसीसी। 4। क्या बात, अब बच्चे फटाफट खुद ही कैलकुलेशन करी जा रहे हैं, अभी इसमें करना ही क्या मैडम जी? 8 × 1/8 कॉर्नर्स का हो गया, हाँ, प्लस 6 × 1/2। एग्जैक्टली। फोर। और z फॉर, अच्छा ऐसा करो, अब मैंने 2 निकाल दिए, 3 मैंने निकाल दिए, 2 तुम निकालो, एक एंड सेंटर्ड का और एक एज सेंटर्ड का। ये दोनों तुम निकालोगे। 2। एंड सेंटर का 2 आया जी, एज सेंटर्ड का भी निकालो। 4। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अब एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर में हमने याद रखना, देखो कॉर्नर तो हर जगह ही है ना, कॉर्नर तो कहीं गया ही नहीं है। और
देखो सिर्फ 2 फेस ऑक्युपाइड है, बट डोंट फॉरगेट फेस पे जो भी होगा उसका कंट्रीब्यूशन तो हाफ ही रहेगा ना, दोनों बातों में फर्क है। फेस कितने ऑक्युपाइड है 2, पर वट एवर इज ऑन फेस उसका कंट्रीब्यूशन हाफ रहेगा, तो यहाँ आया 2। प्लीज लेट मी नो किसी को कोई डाउट हो तो। मैम ये डाउट था कि बॉडी सेंटर हमने कहा कि एक उसका पर सेल नेट सेल उसके पास एक होगा, मतलब नेट पार्टिकल एक होगा। बॉडी सेंटर का तो समझ आता है कि उसके पास एक अकेले का पड़ा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया उसके पास? मतलब सारे से पासों से तो वो अरे खींचा हुआ, कॉर्नर पे मतलब तो है, बीसीसी में कॉर्नर पे भी तो है, और 8 कॉर्नर पे भी तो लैटिस पॉइंट्स है, टोटल 9 लैटिस पॉइंट्स थे। तो जो 8 कॉर्नर के लैटिस पॉइंट्स है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हर कॉर्नर का, तो 1/8 into 8 1 वहां से आया, और 1 बॉडी पे 1 + 1 2। मैम एडजेसेंटेड का आंसर 4 आता है। हाँ जी 4 आता है जी। अब 8 into 1/8 कॉर्नर्स पे तो है ही है ना, और साथ में 12 एजेस, और एज का कंट्रीब्यूशन 1/4। 1/4। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया ना। ये मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूं, ठीक है। कोई भी डाउट मन में आ रहा है पूछ लो। मैम मतलब ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल स्पेस कॉन्फ़िगरेशन ये यूनिट सेल स्पेस कॉन्फ़िगरेशन ये आफ्टर ऑल स्पेसिफिक। यस, ये बताता है इफेक्टिवली एक के हिस्से में कितने पार्टिकल्स है। इफेक्टिव तो ये है ना, वो तो आपने आपने क्या करा, यूनिट सेल सारे स्पेस लैटिस से तोड़ के इकलौती दिखा दी, ठीक है। उसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना। एक्चुअली तो यूनिट सेल सबके अंदर है, तो Z इज मोर इंफॉर्मेटिव या मोर प्रिसाइज टू डिस्क्राइब देन यूनिट सेल्स या देन लैटिस पॉइंट्स। चले आगे। यस मैम। अगला जो टॉपिक है ना, उसमें ना थोड़ी सी कैलकुलेशन शुरू होगी, मतलब टाइम कम है तो बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि हो जाएगा, बट ठीक है जितना टाइम है, हमें एक भी मिनट वेस्ट करने की आदत नहीं है। तो हमारा जो टॉपिक है वो ना वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम मैंने इंडेक्स में लिखा है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। और ना हैरानी की बात है, मुझे ना याद नहीं आ रहा अभी इस साल क्या क्वेश्चन आया था, यानी 2020 में, हम देख लेंगे। लेकिन ना हैरानी की बात ये है कि बीच में ऐसा हुआ था ऑल इंडिया के दौरान, बीच में 3-4 साल ना भाई ऑल इंडिया सिर्फ इसी पे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सोचो जो ऑलमोस्ट पहले लेक्चर में ही शुरू हो गया वही आपका क्वेश्चन है, आगे 9 दिन पड़े हैं सॉलिड स्टेट को, पूछा ही नहीं ऑल इंडिया ने। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से एक बार लिख रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि बड़ा आसान है, इंपॉर्टेंट का मतलब ऑल इंडिया के लिए तो कतई नहीं होता कि वो मुश्किल है, मतलब वो सबसे आसान गिरा हुआ टॉपिक है, इसलिए ऑल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। बट ऑल इंडिया इसी पे क्वेश्चन पूछती। बच्चा कहता है ये है क्या पैरामीटर्स, आप क्या समझाने वाले हो? तो आज तो मुझे लगता है मैं यही समझाने सकती हूँ कि आज मैं क्या समझाऊंगी इस टॉपिक में। हम ना एक रिलेशनशिप बनाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन RDA, रिलेशनशिप बिटवीन RDA। अब ये क्या चीज है आपके लिए, सब नया है। सबसे पहले हम ए डिफाइन करते हैं। ए है एज लेंथ। जैसे आप में से किसी ने बच्चे ने पूछा तो मैंने बोला, मैं सबको बोल रही हूँ बेटा 99% क्यूबिक सिस्टम पे ही काम करेंगे, तो एज लेंथ ए मान ली, क्योंकि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, क्योंकि क्यूबिक में लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है। हम इस एज लेंथ का आर और डी के साथ रिलेशनशिप करें। अब बच्चा कहता है डी क्या है, तो डी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। डी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। जैसे नियरेस्ट नेबर्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा फोटोग्राफिकली समझाऊं कि ये हमने कहा कि आपने हमेशा एटम्स को स्फीयर मानना है, तो ये एक स्फीयर है और ये इसके साथ दूसरा स्फीयर है, ठीक है जी। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पता है किसको बोला मैंने? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, ये डी मार्क कर रही हूँ। हम डी और ए का रिलेशनशिप ढूंढेंगे, अलग अलग यूनिट सेल, हम एससी के लिए सॉल्व करेंगे, हम बीसीसी के लिए सॉल्व करेंगे, हम एफसीसी के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, दिस इज डी, ठीक है। अच्छा, और आर क्या है? आर ना यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम है, रेडियस ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है या रेडियस ऑफ एटम है, ठीक है जी, हम ऐसा बोलेंगे। तो एटम मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है।
अच्छा, क्या आप बच्चे डी और आर में कोई रिलेशनशिप सोच सकते हो फ्रॉम द फोटो? D is equal to 2R. D is equal to 2R. यानी R is equal to D by 2 लिख सकती हूँ। Yes ma'am. Yes ma'am. एक चीज का खास ध्यान रखना, ये कब होगा? फॉर प्योर क्रिस्टल्स। अब बच्चे कहते हैं ये प्योर क्रिस्टल्स क्या है? प्योर क्रिस्टल्स दैट इज मेड अप ऑफ यस वन टाइप ऑफ एटम। क्योंकि बात को समझो ना, अगर मैं कहूँ हाइपोथेटिकली, चलो बी है ना Cl2 का लैटिस पढ़ रहे हैं, तो दोनों Cl है तो D का हाफ करा ही आ गया। पर अगर मैं कहूँ मैं HCl का लैटिस पढ़ रही हूँ, तो तुम ये कहोगे कि जो H का साइज है वही Cl का होगा। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, H छोटा है Cl बड़ा है। तो यानी प्योर क्रिस्टल्स के लिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन तो प्योर क्रिस्टल्स पे ही होते हैं, तो वो कहता है सोडियम का क्रिस्टल है मतलब सिर्फ सोडियम का, ये फॉर्मूला लगा लोगे। जीनॉन का क्रिस्टल है मतलब सिर्फ जीनॉन का, ये फॉर्मूला लगा लोगे। कैल्शियम का क्रिस्टल, आप ये फॉर्मूला लगा लोगे प्योर क्रिस्टल्स के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, मतलब अभी जितना टाइम है हम क्या करने वाले हैं, और कल ये टॉपिक पूरा होएगा, हम हर टाइप की सेल के लिए आर डी और ए का रिलेशनशिप ढूंढेंगे, यानी रेडियस, डिस्टेंस और एज लेंथ। हम इनका रिलेशनशिप ढूंढेंगे फॉर एवरी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के लिए। तीनों यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी, सबके लिए ढूंढेंगे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। Yes ma'am. बोलो जी बोलो। हम डी का नहीं पता लगा मेरे को। दोनों नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जो इसके बिल्कुल साथ बैठा है, ये देखो ना, ये इसका नियरेस्ट नेबर है, इससे क्लोज कौन होगा इसके साथ? जैसे हमारे पास ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, जैसे हमने यूनिट सेल का लैटिस बना लिया, ठीक है, मतलब उसमें ये जो Cl2 मॉलिक्यूल अगर हम गैस का बना रहे हैं, तो ये इकट्ठे एक लैटिस पॉइंट पे Cl2 इकट्ठे पड़े होंगे। चलो Cl2 का एग्जांपल ना शायद मैंने सही नहीं बोला, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये ना सोडियम का लैटिस है। Cl2 को छोड़ो, उसमें तो फिर तुम कोवेलेंट बॉन्ड सोचने लग जाओगे। ये सोडियम का लैटिस है, तो ये भी सोडियम है, ये भी सोडियम है। तो सोडियम तो बड़े सारे पड़े ना, मिलियंस, जो उसमें सबसे क्लोजेस्ट बैठे, एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, हम उसको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कह रहे हैं। सबसे क्लोजेस्ट वाला मेरा नेबर, हम जो शेयर, मतलब ये शेयरिंग वाले में ही आएंगे ना, ये शेयरिंग वाली नहीं है, ये शेयरिंग वाली नहीं है। हाँ, तभी मैंने Cl2 का एग्जांपल हटा लिया, क्योंकि उसमें तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड पड़ा है। यहाँ तो कोई शेयरिंग नहीं है, जो सबसे क्लोज बैठा है उसकी बात नहीं मैम, ये नहीं कह रहा, मतलब वो शेयरिंग नहीं कह रही। जैसे दो फेज, एक फेज के बीच में पड़ा है और जो उसके साथ एडजेसेंट फेज होगा उस वही सबसे नियरेस्ट होंगे ना। अगर हम क्यूब के दो कॉर्नर्स पे बिठा देंगे। लक्षिता जी, नहीं 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 नहीं, लक्षिता आप रुको, आप आगे जा रहे हो, वहां तो मैंने अभी पहुंचना है। वो हर एक में हम ढूंढेंगे कि इसका सबसे नियरेस्ट नेबर, जो उसका सबसे क्लोजेस्ट है, कौन उसका सबसे क्लोजेस्ट है, ये हम ढूंढेंगे। एससी में अलग आएगा, एफसीसी में अलग आएगा, बीसीसी में अलग आएगा। जैसे अपना साथ साथ बना दिया ना, मैं कंफ्यूज, उसमें वो हो गई थी। यस मैम, आ गया समझ। कोई बात नहीं, अरे इट्स ओके। मैं तो बल्कि ये चीज अभी यहाँ बनानी है। जैसे सिंपल क्यूबिक की मैं एक यूनिट सेल बना रही हूँ। और जो भी अभी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि टाइम अप है, वो 1-2 मिनट बोनस टाइम ले रहे हैं हम, ठीक है। और जो भी मैं बना रही हूँ, यहाँ से हम कल दोबारा स्टार्ट करेंगे, बट जस्ट कि एक बार डिस्कशन कर। ये कॉर्नर है, मैंने इसको ए माना। सिंपल क्यूबिक में अभी अभी आपने सीखा कि लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर पे है, ठीक है जी। ये बी है, ठीक है जी। अच्छा, अब बताओ, ऐसे सारे कॉर्नर्स है, मैंने हर जगह नहीं दिखाया, ठीक है जी। अच्छा, ये सी है, ये डी है। अगर मैं ये 4 दिखा दूं, 4 नीचे भी है, पर मैं ज्यादा दिखा रही हूँ। अब बताओ, एक कॉर्नर एटम है, हर कॉर्नर पे ही पड़ा है, तो बताओ ए का क्लोजेस्ट नेबर कौन है? बी। हाँ, अगर मैंने इसको सी लिखा होता तो तुम सी भी कह सकते थे, है ना, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस है। तो मतलब नियरेस्ट नेबर दूसरे कॉर्नर वाला है, क्योंकि और तो कहीं एटम ही नहीं है। एक कॉर्नर पे एक बैठा है, उसका सबसे नियरेस्ट, उसके साथ वाला कॉर्नर, जो उसके साथ कॉर्नर आपको दिखेगा वो। जैसे यहाँ पे ए का आप बी भी कह सकते थे, अगर मैंने इसको सी बोला था तो आप सी भी कह सकते थे, है ना, दोनों सेम है। तो अब यहाँ पे ये दोनों क्लोज बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, तो बताओ इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपके अकॉर्डिंगली क्या है? लेंथ इनके बीच की, जो ए, मैंने तो D इज इक्वल टू, जैसे सिंपल क्यूबिक का रिलेशनशिप बहुत इजी बन गया। सिंपल क्यूबिक में आपने बोला कि D जो है वो A के बराबर है, और R हमने क्या बोलना था? D by 2, और D by 2 यहाँ पे क्या हो गया? A by 2। D
यहाँ पे हो गया a/2, ठीक है जी। तो मतलब ना ये हम आर डी और ए में रिलेशनशिप ढूंढेंगे, कल शुरू करेंगे। कल मैं इसकी थोड़ी आपको क्लोज व्यू दूंगी, फिर हम ढूंढेंगे इनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हम इनके बारे में कल करेंगे। तो ये सारे डेरिवेशंस पार्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ये एससी के लिए ड्राइव करेंगे, एफसीसी के लिए ड्राइव करेंगे, बीसीसी के लिए ड्राइव करेंगे, ये काम हम कल करेंगे, ठीक है जी। अभी मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ क्योंकि पूरा टॉपिक होना नहीं, बीच में ज्यादा आधा अधूरा हम छोड़ नहीं सकते, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। डन है, स्टॉप शेयर कर दो बेटा। यस मैम बोलो बोलो बोलो। मैम इसको a+2r नहीं लिख सकते जो उसका रेडियस होगा? हाँ, a इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं ना, तभी तो r a/2 है, a इज इक्वल टू 2r। तो मैम अगर हम उनके सेंटर से ले रहे हैं डिस्टेंस, ओके ओके चीज को ना, इसी चीज को ना मैं एक्सप्लेन करने वाली थी, फिर मुझे लगा लेट हो गया, एक्सप्लेन होएगा नहीं, 4 मिनट ऊपर भी हो गए, तो पर तुमने अभी क्वेश्चन रेज किया ना, तुम्हारे दिमाग में घूमता रहेगा। तो मैं ना तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मैडम इतनी दूर दूर दिखा रही है, तो ये पार्टिकल्स इतने ही दूर है, इसका मतलब सारे सॉलिड्स तो फिर होलो होंगे ना, बीच में इतना इतना गैप है। तो जो इसका व्यू है ना यहाँ पे, इस व्यू को मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करूँ, ये जो 4 स्फीयर्स हैं वो एक्चुअली इस तरह से अरेंज्ड है। यही चीज पे ना मैं कल आना चाहती थी कि अभी जल्दी में ना आऊं, क्योंकि ऑब्वियसली मैम आ जाएंगे और टाइम खत्म हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये टॉप व्यू है, ये ऐसे 4 है, इतने, ये जो डायग्राम बनाते हैं हम ओपन डायग्राम बनाते हैं, एक्चुअली दे आर क्लोजली पैक्ड, और इतने क्लोजली पैक्ड हम दिखा के कैलकुलेशन नहीं कर पाते, पर जैसा यहाँ दिख रहा है और तुम्हें दिख रहा है कि इतना इतना गैप है, जिससे तुम आर की कैलकुलेशन वैसे करी थी, ये 4 की एक्चुअल व्यू ये टॉप व्यू है। कल मैं बताऊंगी 8 कैसे अरेंज्ड है। मैम डी हमेशा 2r ही रहेगा? डी हमेशा 2r रहेगा फॉर प्योर क्रिस्टल्स। वही बात है कि अगर वो 2 डिफरेंट एटम्स का क्रिस्टल बना हुआ है फिर तो नहीं ना हो सकता, इसका मतलब दुनिया के सारे एटम का साइज या रेडियस सेम हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। फॉर प्योर क्रिस्टल डी हमेशा 2r रहेगा। यस मैम। ठीक है, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे इसको ना, क्योंकि यही चीज मैं कल आपको क्लियर करूंगी, ठीक है जी। चलिए जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू कुछ कहना था? ओके जी, ओके जी।